हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स which W by W, percentage W by W, percentage V by V, percentage W by V, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी एक नई कंसंट्रेशन टर्म आएगी जिसका नाम है नॉर्मलिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस ही इसी बात से जाहिर हो सकती है कि ये टॉपिक जो है सीधा फॉरवर्ड हो जाता है 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास में हम लोग इसको नॉर्मलिटी को हम लोग बहुत अच्छे पैमाने पर देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको नॉर्मलिटी नहीं आई तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, वो भी नहीं आएगा। क्लियर? तो आप हेडिंग लगाइए नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बेसिकली द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ना। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो सकती है ना। और इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं पहले भी। तो नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इट इज डिफाइंड बाय, डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये सब मतलब समझेंगे हम लोग इक्विवेलेंट क्या होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर volume of the solution. It is defined as a number of gram equivalent of solute dissolved in per liter volume of the solution. So we can formalize it by N is equal to number of gram equivalent of solute. Number of gram equivalent. Number of gram equivalent of solute. I represent the equivalent by EQ. Number of gram equivalent of solute divided by volume of the solution. Volume of the solution in liter. If volume of the solution is given in ml, then we can change liter into ml by divide 1000. ठीक है, और 1000 का चला जाएगा ऊपर। तो n is equal to number of gram equivalent of solute and volume of the solution in ml, तो 1000 ऊपर। क्लियर? अब इसमें आगे देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो देखो बच्चों, मोलारिटी देखा था हम लोगों ने कैपिटल M, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे, यहां पर क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इतना चेंजेस है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट weight. Weight of solute is denoted by capital W, small w, and equivalent weight denoted by AW. तो चेंजेस कहां पर है, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग लिखते थे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट, जबकि यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को हम लिखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बस इतना चेंजेस है। वहां पर मोलिकुलर वेट आता था, यहां पर इक्विवेलेंट वेट आता है। क्लियर? अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन N factor. N factor is also named as valency factor.
वैलेंसी फैक्टर डिनोटेड बाय VF। एन फैक्टर ही बोल सकते हैं इसको, वैलेंसी फैक्टर ही बोल सकते हैं, बहुत सी बुक्स में इसको एक्स फैक्टर ही बोला गया है। ठीक है, अब देखो सिर्फ चेंजेस कहां पर हुआ है, यहां पे। तो इसको हम लोग एक ही फॉर्मूला में फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एन बराबर आपके पास में हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट को लिख रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखते थे, मोल को लिखते थे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट को लिख रहे हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर चला जाएगा 1000। तो यही चीज हम लोगों ने फॉर्मुलाइज की है। क्लियर, यहां पे सिर्फ EW को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और EW को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट तो मैं निकाल सकता हूं, मुझे क्या चाहिए, एन फैक्टर। ठीक है, एंड एन फैक्टर कैलकुलेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे एसिड के लिए अलग तरह की कैलकुलेशन होती है, बेस के लिए अलग तरह की कैलकुलेशन होती है, सॉल्ट के लिए अलग तरह की कैलकुलेशन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग तरह की कैलकुलेशन होती है। तो वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है कि किसका निकाल रहे हो। क्लियर, तो एक एक करके देखते हैं वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, क्योंकि ये निकाल लिया तो फिर आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो किसी की भी। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट है फॉर एसिड। फॉर एसिड एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर विल बी नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड H प्लस आयन। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्प्लेस H प्लस आयन, जितने H प्लस वहां से डिस्प्लेस हो सकते हैं उन्हीं को हम लोग बोलेंगे एसिड का वैलेंसी फैक्टर। क्लियर, और कई बार जो है अपवाद स्वरूप, मतलब एक्सेप्शन में आ जाता है नंबर ऑफ गेन ऑफ OH माइनस आयन। अगर कोई वहां पे OH माइनस आयन एक्सेप्ट कर रहा है कोई एसिड, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, वहां पर वैलेंसी फैक्टर आ सकता है। ये बहुत रेयर केस में। ठीक है, मैक्सिमम हमारा क्या काम पढ़ने वाला है, नंबर ऑफ डिस्प्लेस H प्लस आयन। ठीक है, तो देखो लाइक अगर मैंने एसिड की बात करी तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl। HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी आयनाइज इनटू टू आयंस, H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन। क्लियर, तो यहां पर कितने H प्लस डिस्प्लेस हुए, एक H प्लस डिस्प्लेस हुआ, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर हुआ यहां पर 1। ठीक है, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, HCl का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। क्लियर, ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, न्यूमेरिक वो फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहां पर अगर मैं एसिड चेंज करूं, जैसे लाइक मैं एसिड लिख रहा हूं H2SO4, H2SO4 इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी आयनाइज इनटू टू डिफरेंट आयन, दैट इज H प्लस आयन एंड सल्फेट आयन। H प्लस आयन में टूट सकता है और सल्फेट आयन में टूट सकता है। तो मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर ऑफ H प्लस आयन, मैक्सिमम इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 1 भी हो सकता है ना। मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2 H प्लस आयन रिप्लेस हुए तो 2 हुए। ठीक है, लेकिन यहां पे एक H प्लस आयन भी रिप्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको 2 ही करने डिस्प्लेस। देखो क्या कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको रिएक्शन नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर, सीधा सिर्फ आपको एसिड का बोला गया है H2SO4, वेट अगर दिया हुआ है, नॉर्मलिटी फाइंड पूछा हुआ है, सॉल्यूट का सिर्फ नाम दे रखा है H2SO4, तो आपको मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर लेके चलना है 2। बट अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल है NaOH प्लस H2SO4 और आपको प्रोडक्ट यहां पे दिया हुआ है NaHSO4 प्लस H2, लिखना मत अभी। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपने अगर यहां पे वैलेंसी फैक्टर बोल दिया 2, तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर H प्लस आयन डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन की बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर तो एक ही H प्लस आयन डिस्प्लेस हुआ है, तो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा क्या है।
इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो वहां पर सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और जो सोल्ट बन रहा है उसके अंदर अभी भी एक H प्लस आयन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से एक ही H प्लस डिस्प्लेस हुआ है ना। तो अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट देख के बोला H2SO4 वैलेंसी फैक्टर 2 लिख दिया, क्वेश्चन सोल्व करा, गलत। क्लियर? तो हमें देखना पड़ेगा H प्लस आयन डिस्प्लेस कैसे हुए, कैसे पता चलेगा, इसको साफ कर रहा हूं, वापस से लिखेंगे बाद में। H2SO4 जब आयनाइज होता है सबसे पहले एक आयन बाहर निकलता है H प्लस। ठीक है, अगर यहां से सिर्फ एक ही H प्लस बाहर निकला तो इसका मतलब जो यहां पे नेगेटिव चार्ज बच रहा है वो आयन कौन सा है, वो है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। क्लियर? इसको बोलते हैं बायसल्फेट आयन, इट इज नोन एज बायसल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट आयन को सब बच्चे जानते हैं, बायसल्फेट आयन को भूल जाते हैं। इट इज बायसल्फेट आयन, ये दादाजी है उसके। अगला, यहां से एक और H प्लस आयन निकाल दो, एक और H प्लस आयन निकाला, मतलब टोटल मिला के 2 निकल गए, तो कितना आएगा यहां पे SO4 2 माइनस। चाहे आप एक साथ निकाल दो, है ना, चाहे आप एक एक करके निकालो, एक एक करके निकाला तो बीच में एक और आयन आएगा सल्फेट आयन, बायसल्फेट आयन। ठीक है, सीधे सल्फेट आयन पे नहीं पहुंच सकते आप, पहले एक निकाला दूसरा निकाला। क्लियर? अब देखो मैं फिर से वही बता रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH प्लस H2SO4, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर मान लीजिए मैं वो वाली रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं जिसमें एक H प्लस डिस्प्लेस हुआ हो, तो अगर एक H प्लस डिस्प्लेस हुआ है तो यहां पर अभी ये वाला आयन बचा होगा। क्लियर? अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा आयन रिएक्शन करेगा उसके साथ में, पॉजिटिव Na प्लस, इसके नेगेटिव के साथ में, इसके नेगेटिव के साथ में ये वाला Na प्लस और बायसल्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, एक H प्लस निकला और यहां पे क्या बचा, OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, वाटर H2O। क्लियर? दूसरा केस यहां पे होगा NaOH प्लस H2SO4, और यहां पर दूसरे केस में मैं चाहता हूं कि यहां पे दोनों H प्लस डिस्प्लेस हो जाए, दोनों H प्लस डिस्प्लेस हो गए तो ये वाला एनायन बचेगा, ये वाला एनायन इसके पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2। अब मुझे बताओ दोनों ही केस में वैलेंसी फैक्टर क्या एक ही आने वाला है क्या, नहीं, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, जबकि इस रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर मैक्सिमम होता है 2, लेकिन अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन को देने पर आपको चेक करना है प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट ये वाला है इस केस में, तो यहाँ पे एक H प्लस बचा हुआ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 नहीं हो सकता, फिर 1 होगा। और अगर यहां से दोनों ही निकल गए तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। वो अलग बात है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है नीचे वाली, तो आप बैलेंस कर लेना, वो काम आपका है। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, सेम इसी के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लिखना जा रहा हूं। एग्जाम्पल है H3PO4, इट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो बेटा, फॉस्फोरिक एसिड में क्या कैसे होता है, फॉस्फोरिक एसिड आयनाइज होगा 2 आयन में। अगर मैं इसको आयनाइज करूं और ये चाहूं कि यहां तीनों H प्लस डिस्प्लेस हो जाएं, अगर तीनों H प्लस डिस्प्लेस होते हैं तो क्या बनेगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। क्लियर? वो फॉस्फेट आयन आ जाएगा। अब चेक कैसे करोगे, कोई भी जब कोई भी कंपाउंड जब न्यूट्रलाइज होता है तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव आयन ये होता है ना। तो ध्यान से देखना, H3PO4 के अंदर 3H प्लस डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। अब ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि यहां पर 3 ही हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, रिएक्शन पे। अगर रिएक्शन नहीं दी हुई और सिंपल इसका नाम दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको 3 लेके चलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, लाइक वापस से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि H3PO4 को 4 से अगर एक ही H प्लस डिस्प्लेस हो इस तरीके से, ठीक है, एक ही H प्लस डिस्प्लेस होगा तो यहां से एक H प्लस निकाल लोगे,
एक पॉजिटिव आया चार्ज आया तो एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा। एक H प्लस निकला यहाँ से तो क्या बचा, 2 H प्लस निकल बचे यहाँ पे सिर्फ H2PO4 और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर। एक बार तो ये वाला अनायन बन रहा है। दूसरी बार देखो, एक H प्लस और निकाल दो, एक H प्लस और निकाला, ठीक है, इसमें से एक H प्लस और निकाल दिया। अब यहाँ से एक H प्लस और कम हो गया तो भैया यहाँ पे बचेगा आपके पास में HPO4। अब नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, ठीक है, H प्लस निकलते नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया। इसमें से एक और H प्लस निकाल दो, HPO4 -2 में से एक H प्लस और निकाल दिया। अब क्या बचा, PO4 3- नेगेटिव चार्ज फिर बढ़ गया। तो एक एक करके हम लोगों ने H प्लस निकाले। अगर एक H प्लस निकल रहा है तो ये वाला अनायन बन रहा है, 2 H प्लस निकल रहे हैं तो ये वाला, और 3 H प्लस निकल गए तीनों तो ये वाला। क्लियर। अब देखो यहां पर हम लोगों को देखना है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे NaOH है, NaOH ने रिएक्शन करी H3PO4 से, एक बार कंपाउंड बना रहा है वो इसके साथ, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज सोडियम प्लस इसके नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन कर रहा है और ये बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2। क्लियर। दूसरी बार में NaOH H3PO4 से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इसका कौन सा नेगेटिव चार्ज काम में आ रहा है, ये वाला। तो सोडियम Na+1 और ये -2, तो 2 इधर चला जाएगा, सोडियम का 1 इधर चला जाएगा, तो ये होगा क्रिस क्रॉस करने पर Na2HPO4। देखो भाई कंपाउंड अलग अलग बन रहे हैं, ध्यान रखना। अगला है NaOH प्लस H3PO4। क्लियर। इसको ध्यान से देखो, और मैं इसके अंदर तीनों H प्लस रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं और इसके साथ में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बनेगा Na3PO4 प्लस H2। अब तीन अलग अलग केस में H3PO4 को वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होने वाला है। किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। ये कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि यहां से एक ही H प्लस डिस्प्लेस हो रहा है भाई। इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने कौन सा एनायन यूज में लिया, ये वाला। ये तब आता है जब 2 H प्लस रिप्लेस हो जाते हैं। तीसरा Na3PO4, ये वैलेंसी फैक्टर होगा इसका 3। क्लियर। तो न्यूमेरिकली ध्यान रखना, अगर आपको रिएक्शन दी हुई है तो रिएक्शन में आपको देखना है कितने H प्लस डिस्प्लेस हो रहे हैं, और रिएक्शन नहीं दी हुई तो मैक्सिमम H प्लस को आपको लेके चलना है, मैक्सिमम वैलेंसी को लेके चलना है, वैलेंसी फैक्टर को लेके चलना है। क्लियर। अच्छे समझ में आया होगा ये चीज आपको। आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। H3PO4 H3PO3 और H3PO2, इन सबके वैलेंसी फैक्टर बताने हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर हमें पता है कितना, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है भाई 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। आप बोलेंगे सर इसका भी 3, आप बोलेंगे सर इसका भी 3। क्यों, 3 हाइड्रोजन तीनों में ही दिख रहे हैं। आप सोचेंगे तीनों में ही 3 होगा, तीनों H प्लस डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इन दोनों में। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन है, इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इनका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो देखते हुए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं किसका, H3PO4 का। ये H3PO4, ठीक है। फिर बनाएंगे H3PO3 का, ये लो H3PO4, ये हाइड्रोजन। अब बनाएंगे H3PO2 का, लो बना लो H3PO2 का। क्लियर। इन तीनों में आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ वही H प्लस डिस्प्लेस होंगे जो ऑक्सीजन से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके पीछे कारण है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा। जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। अभी आपने पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी ऑक्सीजन से लगे हुए हैं सीधे हाइड्रोजन, वो ही H प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं। जो फॉस्फोरस से लगे हुए हैं वो H प्लस डिस्प्लेस नहीं हो सकते। इसके पीछे कारण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरा कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर। आपको कारण पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है
वो ही डिस्प्लेसेबल है। जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है वो डिस्प्लेसेबल नहीं है, कारण मैं बता चुका हूं, और इनको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है ये सीधे सीधे किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 2। इसके अंदर ऑक्सीजन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन सिर्फ कौन है, 2 ही है। ये फॉस्फोरस से सीधा जुड़ा हुआ है, ये डिस्प्लेसेबल नहीं है, तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर होगा H3PO3 का वो होगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। H3PO2 के अंदर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जैसे ये है, तो ये डिस्प्लेसेबल है, ये दोनों नहीं है। रीजन बता चुका हूं, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। क्लियर। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, एक बार जेई में आया हुआ भी है और नीट में भी आया हुआ है, एज वेल एज नीट में भी। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे नहीं आया, बस इसकी एप्लीकेशन यूज की गई, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3, H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2, H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1। कैसे निकाला गया मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कल हम लोग और भी वैलेंसी फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा बेस बाकी है, सोल्ट बाकी है, और एक इंपॉर्टेंट एसिड बाकी है, बोरिक एसिड, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफी टाइम हो चुका है, तो कल फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, पढ़ते रहिए, आप रिविजन करते रहिए चीजों का। जैसे इससे पहले जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे हो चुके हैं उनका भी आप रिवीजन करते रहिए, उनको भूलिए मत। संडे को टेस्ट है, ठीक है, और सॉरी आपका टेस्ट नहीं है, और आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।